रात के तीसरे पहर वनपुर गांव के बाहरी छोर पर बनी एक झोपड़ी में अचानक चीखने की आवाज गूंजी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, हाथों में मशाले लिए। आवाज बूढ़े केसू काका की झोपड़ी से आ रही थी, जो गांव के आखिरी छोर पर जंगल की सीमा के बिल्कुल पास रहते थे। जब तक लोग वहां पहुंचे, केसू काका जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था और उनकी आंखें खुली होने के बावजूद जैसे कुछ देख नहीं पा रही थी। क्या हुआ इन्हें? किसी ने पूछा। जंगल में कुछ है। केसू काका ने बेहोशी से पहले सिर्फ इतना ही कहा। यही वो रात थी जिसके अगले ही दिन विक्रम की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विक्रम 20 साल का एक जवान लकड़हारा था, जो वनपुर गांव के किनारे अकेला रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए उसने बहुत कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी सीख ली थी। गांव वाले उसे उसकी मेहनत और साफ दिल के लिए जानते थे। लेकिन आज सुबह जब वो चौपाल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि पूरा गांव डर के माहौल में डूबा हुआ था। क्या हुआ यहां? उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा। केसू काका को कल रात कुछ दिख गया, जंगल की तरफ से। आदमी ने कांपती आवाज में बताया। अभी तक होश नहीं आया उन्हें ठीक से, बस बड़बड़ा रहे हैं आंखें, लाल आंखें। वो देख रही थी मुझे। विक्रम का माथा सिकुड़ गया। पिछले कुछ हफ्तों से जंगल में अजीब घटनाएं हो ही रही थी। जानवरों का अजीब व्यवहार, रात की डरावनी आवाजें। लेकिन ये पहली बार था जब किसी इंसान पर सीधा असर हुआ था। मुझे जंगल जाना ही होगा, विक्रम ने खुद से कहा। घर में लकड़ी खत्म हो चुकी थी और डर के मारे कोई और लकड़हारा जंगल जाने को तैयार नहीं था, जिसका मतलब था कि जो हिम्मत करेगा उसे अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन सच कहें तो विक्रम के अंदर सिर्फ पैसों की भूख नहीं थी, एक अजीब सी उत्सुकता भी थी, जानने की कि आखिर जंगल में हो क्या रहा है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे वो खामोशी फिर महसूस हुई। पक्षियों की चहचहाट गायब, हवा जैसे रुकी हुई। विक्रम ने अपने कदम तेज किए, अपने रोज के रास्ते से हटकर एक नई दिशा में बढ़ा। तभी अचानक उसे सामने की झाड़ियों में हलचल दिखी। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली, तैयार। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। विक्रम सावधानी से आगे बढ़ा और झाड़ियों को पार करते ही वो ठिठक गया। एक हिरण जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। उसके पैर से खून बह रहा था। लेकिन जो चीज विक्रम को चौंका गई वो थी हिरण की आंखें, गहरी, इंसानों जैसी, दर्द और समझदारी से भरी हुई। तुम सामान्य हिरण नहीं हो, विक्रम ने धीरे से कहा, खुद भी हैरान होते हुए कि उसने ऐसा क्यों कहा। हिरण ने जवाब में अपनी गर्दन हल्के से हिलाई, जैसे सहमति जता रहा हो। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठते हुए अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी। डरो मत, मैं मदद करूंगा। उसने अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ा और घाव पर बांधना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ घाव के पास पहुंचा, हिरण ने अचानक तेजी से अपना सिर घुमाया और अपने मुंह से विक्रम की कलाई को हल्के से लेकिन साफ इशारे में रोक दिया। विक्रम रुक गया, हैरान। क्या हुआ? हिरण ने अपनी नाक से पास की जमीन की तरफ इशारा किया। विक्रम ने देखा तो उसका खून जम गया। घाव के नीचे जमीन पर एक अजीब काला निशान बना हुआ था, जैसे किसी जहरीली चीज ने वहां छुआ हो। एक महीन काला धुआं अभी भी उस निशान से उठ रहा था। ये किसने किया तुम्हारे साथ? विक्रम ने पूछा। हिरण की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई और उसने जंगल की गहराई की तरफ देखा। ठीक उसी पल दूर से वही डरावनी गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ, जैसे कोई भाषा बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इंसानी भाषा नहीं। विक्रम का शरीर सिहर उठा। उसने जल्दी से बिना घाव को पूरी तरह साफ किए
कपड़ा कसकर बांधा और हिरण को अपने कंधे पर उठा लिया। हिरण हैरानी से हल्का था। चलो यहां से निकलना होगा, उसने कहा और तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अलग लग रहा था, जैसे पेड़ अपनी जगह से हिल गए हों। उसने घबराकर इधर उधर देखा। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, घने पेड़, गहरा अंधेरा। ये मेरा रास्ता नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से, बहुत पास से, वही गूंजती आवाज सुनाई दी, इतनी पास कि विक्रम को अपनी गर्दन के पीछे ठंडी हवा जैसा एहसास हुआ। भाग नहीं सकते। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कुछ कदम दूर एक काली आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी शक्ल, लेकिन बहुत लंबी, पतली, और उसकी जगह पर आंखों की बजाय 2 जलते हुए लाल बिंदु थे। उसके हाथ जमीन तक लटके हुए थे, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। विक्रम का शरीर डर से जकड़ गया। हिरण उसके कंधे पर कांपने लगा, जोर से, भागो, जैसे किसी ने उसके कान में चिल्लाकर कहा हो। लेकिन आवाज हिरण की तरफ से नहीं आई थी, बल्कि उसके अपने मन के अंदर से, जैसे किसी ने सीधे उसके दिमाग में डाल दी हो। विक्रम ने बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया, हिरण को कसकर पकड़े हुए, पेड़ों के बीच से भागते हुए, टहनियों और झाड़ियों की परवाह किए बिना। पीछे से वो गूंजती आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, कभी पास, कभी दूर, जैसे वो आकृति उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे डरा डरा कर किसी दिशा में धकेल रही थी। अचानक विक्रम का पैर एक जड़ में उलझा और वो जमीन पर गिर पड़ा। हिरण उसके हाथों से छिटक कर बगल में जा गिरा। दर्द से करहाते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वो एक खुली जगह में आ गिरा था, जहां चांद की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी और उसके सामने कुछ ही दूरी पर वही काली आकृति खड़ी थी, अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। तुमने वो चीज उठाई है जो हमारी है, आकृति की आवाज गूंजी, ठंडी और बेजान। विक्रम ने हिरण की तरफ देखा, जो दर्द से उठने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और खड़ा हुआ। अपने डर के बावजूद हिरण के आगे आ खड़ा हुआ। ये तुम्हारी चीज नहीं है, विक्रम ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। आकृति एक पल के लिए रुकी, जैसे हैरान हो कि एक साधारण इंसान उससे टकराने की हिम्मत कर रहा है। फिर उसकी लाल आंखों में कुछ चमका, गुस्सा या शायद मनोरंजन। तो फिर उसकी आवाज में एक भयानक ठंडक थी, तुम भी उसके साथ आओगे। और अगले ही पल वो आकृति एक धुएं की तरह विक्रम की तरफ झपटी। काली आकृति धुएं की तरह हवा में तैरती हुई विक्रम की तरफ झपटी। विक्रम ने बिना सोचे अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से सामने घुमाई। कुल्हाड़ी की धार जैसे ही आकृति के करीब पहुंची, एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी, इंसानी नहीं बल्कि कुछ और, जैसे हवा फट रही हो। आकृति एक झटके से पीछे हट गई, उसका शरीर धुएं की तरह बिखरा और फिर दोबारा जुड़ गया। तुम्हारे हथियार में कुछ है, आकृति की आवाज में अब गुस्से के साथ हैरानी भी थी। साधारण लोहा नहीं है ये, विक्रम को खुद हैरानी हुई। उसकी कुल्हाड़ी उसके पिता की थी, पुरानी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें कुछ खास हो सकता है। पर अभी सोचने का वक्त नहीं था। हिरण, उठ सको तो उठो, उसने पीछे मुड़े बिना चिल्लाया। हिरण ने दर्द के बावजूद खुद को घसीटते हुए उठने की कोशिश की। विक्रम ने एक हाथ से कुल्हाड़ी ताने रखी और दूसरे हाथ से हिरण को सहारा देकर खड़ा किया। आकृति फिर से आगे बढ़ी, इस बार तेजी से, उसके लंबे हाथ हवा में लहराते हुए। विक्रम ने कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इस बार आकृति ने चालाकी से खुद को बचा लिया। बगल से होते हुए विक्रम के पीछे पहुंच गई। तुम बच नहीं सकते, आकृति फुसफुसाई, बिल्कुल विक्रम के कान के पास। विक्रम ने घूमकर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी।
एक धमाके जैसी आवाज के साथ नजदीक के एक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऊपर धकेल दिया हो और सीधे आकृति की तरफ झपटी। आकृति चौंक कर पीछे हटी, जड़ों से बचने के लिए। विक्रम हैरान होकर देखता रह गया। ये उसने नहीं किया था। उसने पीछे मुड़कर हिरण की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब चमक रही थी, एक हल्की सुनहरी रोशनी से। तुमने ये किया? विक्रम ने अविश्वास से पूछा। हिरण ने दर्द से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची। आकृति ने खुद को संभाला। उसकी लाल आंखें अब हिरण पर टिक गई, गुस्से से जलती हुई। तो तुमने अपनी शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल किया। बुद्धिमानी नहीं थी ये, छोटी वनदेवी। वनदेवी? विक्रम ने चौंक कर दोहराया। हिरण की आंखों में जैसे एक पल के लिए शर्मिंदगी और डर दोनों झलके, जैसे कोई राज खुल गया हो जिसे वो छुपाना चाहता था। आकृति ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें पता नहीं है ना, लकड़हारे, तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो जंगल की आत्मा का एक हिस्सा है, एक शक्ति जो सदियों से हमारे स्वामी की कैद से भागी हुई है। विक्रम का दिमाग घूम गया। उसने हिरण की तरफ देखा। अनगिनत सवाल उसकी आंखों में तैर रहे थे, लेकिन अभी जवाब का वक्त नहीं था। तुम्हारा स्वामी कौन है? उसने फिर भी पूछ ही लिया, अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए। वो जिसे तुम्हारे पुरखों ने कैद किया था, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नफरत झलकी। इसी जंगल के दिल में, उस मंदिर में जिसे तुम खोजने निकले थे। और अब जब उसकी शक्ति का एक टुकड़ा फिर आजाद घूम रहा है, वो चाहता है कि वो टुकड़ा वापस लौटे। विक्रम को एहसास हुआ कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये सिर्फ एक घायल हिरण की मदद करने की बात नहीं रह गई थी। ये किसी बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक लड़ाई का हिस्सा बन गया था। मुझे परवाह नहीं कि ये कौन है या क्या है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। जब तक ये मेरी सुरक्षा में है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। आकृति की आंखें और भी लाल हो गई। बड़ी बहादुरी की बात है, इंसान, लेकिन बहादुरी हमेशा काफी नहीं होती। और उसी पल आकृति के पीछे जंगल के अंधेरे से दो और वैसी ही परछाइयां उभरने लगी, धीरे धीरे विक्रम और हिरण को घेरती हुई। विक्रम का दिल डूब गया। एक अकेली आकृति से लड़ना ही मुश्किल था, तीन से बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास, पहली आकृति ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। विक्रम ने तेजी से इधर उधर देखा, कोई रास्ता तलाशते हुए। तभी उसकी नजर पास ही एक ढलान पर पड़ी, जो नीचे एक गहरी खाई की तरफ जाती दिख रही थी, खतरनाक, लेकिन शायद उनका इकलौता मौका। हिरण, मुझ पर भरोसा करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और अचानक हिरण को कसकर पकड़कर पूरी ताकत से ढलान की तरफ दौड़ पड़ा। आकृतियां चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसका पीछा करने लगी, हवा में तैरती हुई, जमीन को छुए बिना। रुक नहीं सकते तुम, पीछे से आवाज गूंजी। विक्रम दौड़ता रहा। ढलान तेजी से नजदीक आती गई। उसके पैर लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आखिरी कदम पर पूरी ताकत से छलांग लगा दी। हवा में उड़ते हुए उसे एक पल के लिए लगा जैसे वक्त धीमा हो गया हो। नीचे गहरी खाई, ऊपर चांद की रोशनी, और पीछे तीन गुस्से से भरी परछाइयां जो किनारे पर रुक गई थी, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर विक्रम और हिरण एक ढलान वाली घास से भरी सतह पर गिरे, लुढ़कते हुए नीचे तक पहुंचे। आखिरकार एक झटके के साथ रुके। दर्द से कराहते हुए विक्रम ने ऊपर देखा। खाई के किनारे पर चांदनी में तीनों आकृतियां खड़ी थी, अपनी लाल आंखों से नीचे घूरती हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। वो नीचे क्यों नहीं आ रही? विक्रम ने हैरानी से पूछा, अपनी सांसें संभालते हुए। हिरण ने दर्द से उठने की कोशिश करते हुए पास की जमीन की तरफ इशारा किया। विक्रम ने देखा, जमीन पर हल्के से वही प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे,
जो उसने मंदिर के द्वार पर देखे थे। शायद ये जगह किसी पुरानी सुरक्षा से घिरी हुई थी जो अंधेरी शक्तियों को रोकती थी। ऊपर से आकृतियों में से एक की आवाज गूंजी, गुस्से और हताशा से भरी हुई। ये सिर्फ वक्त की बात है, लकड़हारे। तुम हमेशा इस घेरे में नहीं रह सकते, और जब बाहर निकलोगे हम इंतजार कर रहे होंगे। धीरे धीरे तीनों परछाइयां अंधेरे में घुलकर गायब हो गई। विक्रम कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करते हुए। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने हिरण की तरफ देखा, जो दर्द से बुरी हालत में था लेकिन जिंदा था। तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे, है ना, कि तुम कौन हो? विक्रम ने धीरे से कहा, ना गुस्से से बल्कि हैरानी और चिंता से। हिरण ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। धीरे धीरे हैरानी की बात उसके मुंह से एक हल्की कमजोर आवाज निकली, इंसानी नहीं लेकिन साफ समझ आने वाली, जैसे मन ही मन बोली गई हो। मुझे माफ कर दो, वो आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें बिना बताए एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जो तुम्हारी नहीं थी। विक्रम का शरीर जैसे जम गया। तुम बात कर सकते हो? बहुत कम ताकत बची है मुझ में, इसलिए बहुत देर तक ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। हिरण की आवाज धीमी थी, जैसे बहुत मेहनत से बोल रही हो। लेकिन तुम्हें सच जानने का हक है। मैं वंजा हूं, जंगल की आत्मा का एक हिस्सा, जो सदियों पहले एक अंधेरी शक्ति ने बाकी जंगल से छीन लिया था। मैं किसी तरह भाग निकली, लेकिन वो मुझे वापस चाहता है ताकि वो पूरी तरह आजाद हो सके। विक्रम को एहसास हुआ कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थे। अगर वो तुम्हें वापस पा लेता है तो क्या होगा? वंजा की आंखों में गहरा डर उतर आया। अगर वो सफल हो गया तो पूरा जंगल, और शायद उससे भी आगे, उसकी अंधेरी शक्ति के नीचे आ जाएगा। कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। तो हमें क्या करना होगा? हमें उस मंदिर तक पहुंचना होगा जहां मूल कैद अभी भी है, वंजा ने कहा। उसकी आवाज अब और कमजोर हो रही थी। वही एक रास्ता है जिससे उसे हमेशा के लिए रोका जा सकता है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है और मेरी ताकत तेजी से कम हो रही है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और उसे एहसास हुआ अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। वंजा ने धीरे से सिर हिलाया, कृतज्ञता से भरी नजरों के साथ। फिर उसकी आंखें बंद होने लगी थकान से। विक्रम ने उसे फिर से अपने कंधे पर उठाया और खाई के किनारे एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगा, ये जानते हुए कि आगे का सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। जंगल के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा जंगल जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात बीतते बीतते विक्रम किसी तरह वंजा को लेकर एक सुरक्षित जगह तक पहुंचा, एक छोटी सी गुफा जो पेड़ों की जड़ों के बीच छुपी हुई थी। उसने वंजा को धीरे से गुफा के अंदर लिटाया और थकान से खुद भी वही बैठ गया, अपनी सांसें संभालते हुए। वंजा की आंखें अब भी बंद थी, उसकी सांसें धीमी और कमजोर चल रही थी। विक्रम ने चिंता से उसकी तरफ देखा। तुम ठीक तो हो? कुछ पल की खामोशी के बाद वंजा की आंखें हल्के से खुली। मैं ठीक हूं, बस बहुत ताकत लग गई उस बात करने में। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने अपने थैले से बचा हुआ पानी निकाला और वंजा को पिलाया। आराम करो, सुबह होते ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन नींद विक्रम की आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो अंधेरी शक्ति कौन थी? वो मंदिर में क्या कैद थी? और वंजा असल में कौन थी? इंसानी शक्ल में? आधी रात के आसपास, जब गुफा के बाहर हल्की चांदनी छन छन कर अंदर आ रही थी, विक्रम ने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में एक हल्की सुनहरी चमक फैलने लगी वंजा के शरीर के इर्द गिर्द। विक्रम हैरानी से उठ बैठा।
ये क्या हो रहा है? वंजा की आंखें बंद ही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, जैसे किसी गहरी नींद में सपना देख रही हो। सुनहरी रोशनी और तेज होने लगी, और अचानक विक्रम की आंखों के सामने हिरण का शरीर धुंधला होने लगा, जैसे कोहरे में बदल रहा हो। विक्रम पीछे हट गया, चौंक कर आधा डर आधा हैरानी से देखता रहा। कुछ ही पलों में सुनहरी रोशनी के बीच हिरण की जगह एक इंसानी आकृति उभरने लगी, एक जवान औरत की, जिसके बाल गहरे भूरे लगभग हरे रंग की झलक लिए हुए थे, और उसकी त्वचा पर हल्के हल्के पत्तों जैसे निशान थे, जैसे प्रकृति ने खुद उसे गढ़ा हो। लेकिन उसकी आंखें अब भी वही थी, वही गहरी दर्द भरी आंखें जो विक्रम ने पहली बार हिरण की शक्ल में देखी थी। विक्रम की सांसें रुक गई। वंजा, लेकिन आकृति अभी भी अधूरी लग रही थी। उसका शरीर हल्का पारदर्शी था, जैसे पूरी तरह से नहीं बन पाया हो। और कुछ ही पलों में सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी, और वो वापस हिरण के रूप में बदल गई, थकान से बेहोश। विक्रम कुछ देर तक वही जड़वत बैठा रहा, जो उसने अभी देखा, उस पर यकीन करने की कोशिश करते हुए। तुम इंसान भी बन सकती हो, उसने धीरे से खुद से कहा। उसे एहसास हुआ कि वंजा ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, या शायद खुद उसे भी अपनी पूरी शक्ति के बारे में यकीन नहीं था। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी गहरी अनियंत्रित शक्ति की वजह से हो रहा था, जो उसके अंदर अभी भी अधूरी थी। सुबह होते ही वंजा की आंखें फिर से खुली, इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा ताजगी के साथ। विक्रम ने बिना देर किए पूछा, रात को क्या हुआ था? तुम इंसान बन गई थी थोड़ी देर के लिए। वंजा की आंखों में हैरानी झलकी, जैसे उसे खुद नहीं पता हो। फिर धीरे धीरे, मानो याद कर रही हो, उसने अपना सिर हल्के से हिलाया, हामी भरते हुए। तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है? विक्रम ने पूछा। वंजा की आंखों में उदासी उतर आई। उसने जमीन पर एक टहनी से धीरे धीरे कुछ लिखने की कोशिश की, जैसे बताना चाहती हो। विक्रम पास आया और देखा, टूटे फूटे अक्षरों में लिखा था, मेरी असली शक्ति कैद में है, अधूरी हूं मैं। विक्रम को समझ आया, वंजा जब पूरी तरह आजाद और सुरक्षित महसूस करेगी, या जब उसकी शक्ति वापस मिलेगी, तभी वो पूरी तरह इंसानी रूप में रह पाएगी। अभी तो ये सिर्फ झलक भर थी, एक अधूरा वादा। हमें उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, जितनी जल्दी हो सके। वंजा ने सहमति में सिर हिलाया, और दोनों ने अपना सफर फिर से शुरू किया। दिन चढ़ते ही जंगल का रास्ता और भी कठिन होता गया। घनी झाड़ियां, उबड़ खाबड़ जमीन, और हर तरफ वो अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर उनका पीछा कर रहा हो। कुछ घंटे चलने के बाद विक्रम को थकान महसूस होने लगी। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वंजा को धीरे से जमीन पर लिटाकर उसने अपने थैले से थोड़ा बचा हुआ खाना निकाला। तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। विक्रम तुरंत उठकर खड़ा हुआ, कुल्हाड़ी ताने। कौन है? झाड़ियों से एक परिचित चेहरा निकला, गांव का एक और लकड़हारा, जिसका नाम था बलराम, जो विक्रम का पुराना दोस्त था। लेकिन उसकी हालत अजीब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंचे, और आंखों में एक अजीब सी सुनसान चमक। बलराम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने हैरानी से पूछा, फिर भी सतर्क रहते हुए। बलराम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में कुछ अटपटा था, जैसे वो पूरी तरह अपने होश में न हो। विक्रम, मुझे पता था तुम यहां मिलोगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दोहरी गूंज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। विक्रम का शरीर सतर्क हो गया। वंजा, जो अब तक चुपचाप जमीन पर लेटी थी, अचानक उठ बैठी। उसकी आंखों में तीव्र डर झलक आया। उसने विक्रम की तरफ देखा और जोर से सिर हिलाया, ना, ये असली बलराम नहीं है। विक्रम ने कुल्हाड़ी और कसकर पकड़ी।
तुम कौन हो? असल में बलराम के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, जो इंसानी नहीं लग रही थी। बहुत होशियार हो, लकड़हारे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखें अचानक लाल चमकने लगी, बिल्कुल उन परछाइयों की तरह। मैंने तुम्हारे दोस्त के शरीर को उधार लिया है ताकि तुम तक आसानी से पहुंच सको। स्वामी बहुत बेचैन हो रहे हैं वन देवी के लिए। विक्रम का दिल दहल गया। यह बहुत ही खतरनाक चाल थी। अगर ये चीजें इंसानों के शरीर में घुस सकती थी तो कोई भी गांव वाला खतरे में हो सकता था। बलराम को छोड़ दो, विक्रम ने गुस्से से कहा, आगे बढ़ते हुए। तुम्हें एक विकल्प देता हूं। आकृति ने बलराम के शरीर से कहा, वनदेवी को हमें सौंप दो और तुम्हारा दोस्त सुरक्षित लौट जाएगा। इनकार करो तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी, लेकिन धमकी साफ थी। विक्रम ने वंजा की तरफ देखा, जो डर और उम्मीद के मिले जुले भाव से उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना फैसला किया। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा जिसमें दोनों बचें। उसने धीरे से खुद से कहा, फिर जोर से बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। आकृति ने बलराम के होठों से एक ठंडी हंसी हंसी। वक्त, वो चीज जो तुम्हारे पास नहीं है। और उसी पल बलराम का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने तुड़ने लगा। उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी होने लगी। उसकी आवाज में गूंज और तेज होने लगी, जैसे वो चीज अब अपनी असली शक्ल में आने वाली हो, इंसानी नकाब उतार फेंकने वाली हो। बलराम का शरीर भयानक तरीके से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज के साथ अपनी जगह बदलने लगी। विक्रम पीछे हटा, वंजा को अपने पीछे करते हुए। उसकी आंखें डर और घिन के मिले जुले भाव से भर गई। बलराम, लड़ो इससे, अपने शरीर पर काबू करो। विक्रम चिल्लाया, जानते हुए भी कि शायद उसकी आवाज अब बलराम तक न पहुंचे। एक पल के लिए बलराम का चेहरा असामान्य रूप लेते लेते रुक गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी इंसानी चमक लौटी। विक्रम, भाग जा। उसकी आवाज टूटी फूटी, दर्द से भरी हुई निकली, जैसे वो अंदर से उस चीज से लड़ रहा हो। लेकिन यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिका। एक भयानक चीख के साथ बलराम का शरीर पूरी तरह बदल गया। उसकी त्वचा गहरे काले रंग की हो गई, आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगी और उसकी बाहें जमीन तक लटकती असामान्य रूप से लंबी और नुकीली हो गई। कमजोर इंसानी भावनाएं। आकृति ने गुर्राते हुए कहा, अब पूरी तरह अपने असली रूप में। इसीलिए तुम्हारी जाति कभी हमारे स्वामी का मुकाबला नहीं कर सकती। विक्रम ने वंजा को जल्दी से एक तरफ किया और अपनी कुल्हाड़ी ताने खड़ा हो गया। मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। आकृति हंसी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तो फिर तुम भी उसी के साथ खत्म हो जाओगे। वो अचानक तेजी से झपटी, अपने नुकीले हाथों से वार करते हुए। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, बगल में छलांग लगाते हुए कुल्हाड़ी से जवाबी वार करने की कोशिश की, लेकिन आकृति बहुत तेज थी, हर बार चकमा दे जाती। लड़ाई तेज होती गई। विक्रम बार बार वार करता, आकृति बार बार बचती और पलटवार करती। एक वार में आकृति के नुकीले पंजे ने विक्रम के कंधे को चीर दिया। दर्द से उसकी चीख निकली, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वंजा, जो अब तक एक तरफ डरी हुई देख रही थी, अचानक आगे बढ़ी। उसकी आंखें फिर से सुनहरी चमकने लगी और उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर जमीन पर पैर पटका। जमीन हिलने लगी और आसपास के पेड़ों की जड़ें जोर से बाहर निकलकर आकृति के पैरों को जकड़ने लगी। आकृति चौंक कर नीचे देखा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन जड़ें कसती गई। अभी वंजा ने कमजोर लेकिन साफ आवाज में चिल्लाया। विक्रम ने मौका नहीं गंवाया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, सीधा आकृति की तरफ। इस बार वार सटीक बैठा। कुल्हाड़ी की धार आकृति के शरीर से टकराई और एक भयानक चीख के साथ आकृति का शरीर काले धुएं में बिखरने लगा।
लेकिन जैसे ही आकृति गायब होने लगी, बलराम का असली शरीर बेजान सा जमीन पर गिर पड़ा। बलराम, विक्रम दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे सहारा देकर उठाया। बलराम की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वो जिंदा था। विक्रम, बलराम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अपनी आंखें आधी खोलते हुए। वो मेरे अंदर था, मुझे नियंत्रित कर रहा था। शांत रहो दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में राहत के साथ चिंता भी थी। बलराम ने कमजोरी से सिर हिलाया, फिर उसकी नजर वंजा पर पड़ी, जो थकान से लगभग बेहोश होने की हालत में थी। वो लड़की, मंदिर वाली शक्ति। विक्रम चौंका। तुम्हें कैसे पता, जब वो चीज मेरे अंदर थी? बलराम ने मुश्किल से कहा। मैंने उसकी यादें देखी। स्वामी का नाम कालरात। नाम सुनते ही वंजा का शरीर कांप उठा, जैसे वो नाम ही किसी भयानक याद को जगा गया हो। कालरात कौन है? विक्रम ने पूछा, बलराम को धीरे से एक पेड़ के सहारे बिठाते हुए। बलराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर था। एक प्राचीन शक्ति। सदियों पहले इस जंगल के रक्षकों ने उसे हराकर मंदिर में कैद किया था, लेकिन उसकी शक्ति का एक हिस्सा वंजा के रूप में कहीं खो गया या भाग निकला। अब कालरात चाहता है कि वो हिस्सा वापस मिले, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति फिर से पा सके और कैद तोड़ सके। विक्रम ने वंजा की तरफ देखा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। तो अगर हम उसे कालरात तक पहुंचने से रोक दें, तो कालरात हमेशा के लिए कैद में रहेगा। बलराम ने बात पूरी की, और जंगल, गांव सब सुरक्षित रहेंगे। विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो यही हमें करना होगा। बलराम ने कमजोरी से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझमें अब उतनी ताकत नहीं बची। लेकिन उसने अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज निकाला। ये मेरे दादा का था। कहा जाता था कि ये अंधेरी शक्तियों से कुछ सुरक्षा देता है। ये तुम रख लो। विक्रम ने ताबीज लिया, कृतज्ञता से अपने दोस्त की तरफ देखते हुए। धन्यवाद बलराम, तुम गांव लौट जाओ, आराम करो। बलराम ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए गांव की दिशा में चल पड़ा, बार बार पीछे मुड़कर विक्रम को देखता हुआ, जैसे दुआ दे रहा हो। विक्रम ने वंजा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? वंजा ने कमजोरी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसने धीरे से टूटी फूटी आवाज में कहा, अब तुम्हें कालरात के बारे में सच पता है। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगे? विक्रम ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया। पहले से कहीं ज्यादा। वंजा की आंखों में आंसू जैसी चमक आई, और उसने कृतज्ञता से अपना सिर विक्रम के हाथ पर टिका दिया। लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दूर से जंगल की गहराई से एक बहुत गहरी, जमीन को हिला देने वाली गर्जना गूंजी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग रही हो। विक्रम का शरीर सिहर उठा। ये आवाज। वंजा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कालरात को पता चल गया है कि उसका सेवक हार गया। अब वो खुद जागने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, जहां दूर जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा काला बादल इकट्ठा होने लगा था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। उसे एहसास हुआ अब वक्त बहुत कम बचा था। हमें अभी निकलना होगा, उसने कहा, वंजा को सावधानी से उठाते हुए। मंदिर तक पहुंचने से पहले अगर कालरात पूरी तरह जाग गया तो शायद हमारे पास कोई मौका ही न बचे। और दोनों थकान और डर के बावजूद नई हिम्मत के साथ जंगल की गहराई की तरफ बढ़ चले, जहां हर कदम पर अब एक नया बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जंगल में अब वो पहले वाली खामोशी नहीं बची थी। हर तरफ हवा में एक अजीब सी गर्मी और भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे मौसम खुद कालरात के जागने से बेचैन हो उठा हो। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी कांप रहे थे,
और दूर आसमान में वो काला बादल धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। विक्रम वंजा को सहारा देकर चल रहा था। उसकी चाल में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसके कंधे का घाव अभी भी दर्द दे रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मंदिर अभी कितनी दूर है? उसने वंजा से पूछा। वंजा ने कमजोरी से जंगल की एक दिशा में इशारा किया। उस पहाड़ी के पार, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। जैसे जैसे हम पास पहुंचेंगे, कालरात की शक्ति और तेज महसूस होगी। विक्रम ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक चट्टानी इलाका मिला, जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ थी और चलना मुश्किल हो रहा था। विक्रम ने वंजा को धीरे से एक बड़े पत्थर के पास बिठाया। थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, उसने कहा। वंजा ने सिर हिलाया। उसकी सांसें अभी भी असामान्य रूप से तेज चल रही थी। विक्रम उसके पास बैठा, अपने थैले से आखिरी बचा हुआ खाना निकालकर उसके सामने रखा। तुम्हें कुछ खाना चाहिए ताकत के लिए, उसने कहा। वंजा ने धीरे से खाना लिया, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर ख्यालों में खोई हुई थी। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? उसने पूछा चिंता से। अगर हम मंदिर तक पहुंच भी गए, वंजा ने धीरे से कहा, और अगर मैंने कालरात को हमेशा के लिए रोकने का रास्ता अपनाया, तो हो सकता है मैं वापस पूरी तरह अपनी उस शक्ति में विलीन हो जाऊं जिससे मैं बनी हूं। शायद मैं इंसानी रूप में वापस ना आ सकूं। विक्रम का दिल धक से रह गया। उसने वंजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई, जो उसे खुद हैरान कर गई। पिछले 2 दिनों में इस अजीब रहस्यमयी प्राणी के लिए उसके अंदर जो भावनाएं जन्मी थी, वो उसने खुद पूरी तरह नहीं समझी थी। ऐसा मत सोचो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मैं तुम्हें यूं खोने नहीं दूंगा। वंजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और कुछ और भाव मिले हुए थे। तुम मेरे लिए इतनी परवाह क्यों करते हो, विक्रम? मैं तो एक साधारण प्राणी भी नहीं हूं। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में तुमने मुझे दिखाया कि हिम्मत और अच्छाई किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो हिरण का हो या इंसान का। और मुझे लगता है मैं तुम्हारी परवाह करने लगा हूं। वंजा की आंखों में आंसू जैसी चमक आई और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। पहली बार विक्रम ने उसे मुस्कुराते देखा। तभी अचानक जमीन जोर से कांपी और दोनों को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा। दूर से वो गहरी गर्जना फिर सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज और करीब। वो जाग रहा है, वंजा ने डरी हुई आवाज में कहा। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों उठे और तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता चढ़ाई वाला था, पत्थर ढीले और फिसलन भरे। विक्रम ने वंजा का हाथ थामे रखा, उसे सहारा देते हुए खुद भी हर कदम पर सावधानी से बढ़ता। आधे रास्ते में अचानक जमीन के नीचे से कुछ फूटा काली चिपचिपी शाखाओं जैसी चीजें, जो तेजी से बढ़ते हुए दोनों की तरफ लपकी। सावधान, वंजा चिल्लाई। विक्रम ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई, वंजा को अपने साथ खींचते हुए। काली शाखाएं हवा में लहराई, जहां पल भर पहले वो दोनों खड़े थे। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक शाखा पर वार किया। वो कटते ही एक काले बदबूदार तरल में बदल गई, जो जमीन पर फैल गया। ये क्या है? विक्रम ने पूछा, दूसरी शाखाओं से बचते हुए। कालरात की शक्ति, जो अब जमीन के जरिए फैल रही है, वंजा ने कहा। जैसे जैसे वो जागेगा, पूरा जंगल उसके नियंत्रण में आने लगेगा। विक्रम ने दृढ़ता से कुल्हाड़ी घुमाई, एक के बाद एक शाखाओं को काटते हुए रास्ता बनाया। हर वार के साथ उसका कंधा दर्द से कराह उठता, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। आखिरकार कुछ मिनटों की जद्दोजहद के बाद वो शाखाओं के जाल से निकलकर
पहाड़ी की चोटी के पास पहुंच गए। वहां से नीचे घाटी में उन्हें वो प्राचीन मंदिर साफ दिखाई दिया, लेकिन अब वो पहले जैसा शांत खंडहर नहीं था। मंदिर के चारों तरफ एक काली धुंधली आभा फैली हुई थी और उसकी दीवारों से हल्की दरारें रोशनी की तरह चमक रही थी, जैसे अंदर कोई विशाल शक्ति कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो वहां है, वंजा ने कांपती आवाज में कहा। कालरात, वो जाग चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। विक्रम ने गहरी सांस ली, मंदिर को देखते हुए, जो अब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। हमें अंदर जाना होगा, है ना? वंजा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर के बावजूद दृढ़ता थी। हां, और वहां हमें एक फैसला लेना होगा, जो शायद हम दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। विक्रम ने वंजा की तरफ देखा, फिर मंदिर की तरफ, और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। जो भी हो, हम साथ में सामना करेंगे। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, घाटी की तरफ, जहां हर कदम के साथ हवा और भारी और डरावनी होती गई। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचते गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कई आवाजें एक साथ फुसफुसाती हुई, जैसे मंदिर के अंदर से सैकड़ों आत्माएं बोल रही हों। मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचकर विक्रम रुक गया। द्वार पर जो चिन्ह पहले उकेरे हुए थे, वो अब हल्की काली रोशनी से चमक रहे थे, जैसे जाग उठे हों। तैयार हो? उसने वंजा से पूछा। वंजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, उम्मीद और एक गहरी भावना मिली हुई थी। जो भी हो विक्रम, तुमसे मिलना मेरी किस्मत का सबसे अच्छा हिस्सा रहा। विक्रम को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे ये शब्द किसी अलविदा जैसे लग रहे हों। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मंदिर के अंदर से एक भयानक, जमीन को हिला देने वाली गर्जना गूंजी और द्वार अपने आप धीरे धीरे चरचराहट की आवाज के साथ खुलने लगा, अंदर के गहरे डरावने अंधेरे को उजागर करते हुए। मंदिर का द्वार पूरी तरह खुल चुका था और अंदर से एक ठंडी भारी हवा बाहर निकली, जिसमें सड़न और पुरानी राख जैसी गंध खुली हुई थी। विक्रम ने वंजा का हाथ कसकर थामा और दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। दीवारों पर बनी वो पुरानी चित्रकारी अब जीवंत सी लग रही थी, जैसे उसमें बनी आकृतियां हिल रही हों। फर्श पर जगहज के वही काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था, जो हल्की हल्की धड़कन के साथ फूल पिचक रहा था, जैसे मंदिर खुद एक जिंदा प्राणी हो। ये जगह सांस ले रही है, विक्रम ने घिन और डर के मिले जुले भाव से कहा। कालरात की शक्ति हर जगह फैल चुकी है, वंजा ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें जल्दी करनी होगी। गर्भगृह तक पहुंचने से पहले वो आगे बढ़े, संग करे, अंधेरे गलियारों से होते हुए। हर कुछ कदम पर दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें उभरती, कई आवाजें, कुछ दर्द में, कुछ गुस्से में, जैसे सदियों से कैद आत्माएं अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हों। अचानक फर्श पर फैला काला पदार्थ हिलने लगा और उसमें से धीरे धीरे कई छोटी परछाइयां उभरने लगी, इंसानी शक्ल की, लेकिन बहुत छोटी, बच्चों जैसे आकार की, अपनी लाल आंखों से घूरती हुई। ये और भी सेवक हैं, वंजा ने डरी हुई आवाज में कहा, विक्रम के और करीब आते हुए। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी ताने, चारों तरफ से घिरता महसूस करते हुए। कितने हैं ये? बहुत सारे, वंजा ने कहा। कालरात जितना ज्यादा जागेगा, उतने ही ज्यादा सेवक बनते जाएंगे। छोटी परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। उनकी फुसफुसाहटें तेज होती गई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हों। विक्रम ने बलराम का दिया हुआ ताबीज याद किया और जल्दी से उसे अपनी गर्दन से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज की हल्की चमक फैली, पास आ रही परछाइयां एक पल के लिए रुक गई, जैसे उस रोशनी से डर रही हो। ये काम कर रहा है, विक्रम ने हैरानी से कहा।
लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। परछाइयों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, इस बार तेजी से, ताबीज की रोशनी की परवाह किए बिना। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, एक के बाद एक परछाइयों को काटते हुए। हर वार के साथ वो काले धुएं में बदलकर बिखर जाती, लेकिन उनकी जगह नई परछाइयां उभर आती। हम इन्हें हमेशा के लिए नहीं हरा सकते, विक्रम चिल्लाया, थकान और हताशा से भरी आवाज में। वंजा की आंखें अचानक सुनहरी चमकने लगी। उसने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। उसने अपना हाथ उठाया और पास की दीवार से एक पुरानी भूली हुई शक्ति जागी। दीवार पर बने चिन्ह चमकने लगे और एक सुनहरी रोशनी की लहर पूरे गलियारे में फैल गई। जैसे ही रोशनी परछाइयों से टकराई, वो चीखते हुए बिखरने लगी, इस बार वापस न लौटने के लिए। विक्रम हैरानी से वंजा की तरफ देखा। तुमने ये कैसे किया? वंजा हाफते हुए कमजोरी से बोली, ये जगह मेरी भी है। मेरी शक्ति का एक हिस्सा इन दीवारों में सदियों से सोया हुआ था। मैंने बस उसे जगाया, लेकिन ये मेहनत उसे बहुत महंगी पड़ी। वंजा के पैर लड़खड़ाए और वो लगभग गिरते गिरते बची। विक्रम ने जल्दी से उसे सहारा दिया। तुम्हें आराम की जरूरत है, उसने चिंता से कहा। वक्त नहीं है, वंजा ने कमजोरी से कहा। गर्भगृह बस थोड़ी दूर है। दोनों आगे बढ़े, गलियारे के आखिर तक पहुंचे, जहां एक विशाल गोलाकार कमरा था, मंदिर का गर्भगृह। कमरे के बीचों बीच एक विशाल टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी, जिसके चारों तरफ काली धड़कती हुई ऊर्जा घूम रही थी, जैसे एक जिंदा तूफान। और उस ऊर्जा के बीच धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी, इंसानी शक्ल से कहीं बड़ी, कई गुना ऊंची। उसका शरीर काले धुएं और पत्थर से बना हुआ लग रहा था, और उसकी आंखें दो विशाल जलते हुए लाल गोले सीधे विक्रम और वंजा पर टिक गई। कालरात, वंजा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरा डर था। आकृति की आवाज गूंजी, पूरे कमरे को हिला देने वाली, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। आखिरकार मेरी खोई हुई शक्ति वापस अपने घर आ गई। विक्रम ने वंजा को अपने पीछे किया, अपनी कुल्हाड़ी ताने। हालांकि वो जानता था कि ये हथियार इस विशाल शक्ति के आगे कितना बेकार था। तुम उसे नहीं पा सकते, उसने चिल्लाकर कहा, अपने डर के बावजूद हिम्मत जुटाते हुए। कालरात की लाल आंखों में एक भयानक मनोरंजन झलका। छोटे इंसान, तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है, लेकिन बेकार। तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसकी काली धुएं जैसी बाह अचानक विक्रम की तरफ झपटी, इतनी तेजी से कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। वो बाह विक्रम को उठाकर हवा में फेंक दिया और वो दूर दीवार से जा टकराया, दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिरा। विक्रम, वंजा चिल्लाई उसकी तरफ दौड़ते हुए, लेकिन कालरात की एक और बाह वंजा की तरफ बढ़ी, उसे पकड़ने के लिए। वंजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन थकान की वजह से उसकी फुर्ती कम हो चुकी थी। काली बाह ने उसे जकड़ लिया, धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए। नहीं, विक्रम चिल्लाया, दर्द के बावजूद उठने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी छोटी सी यात्रा यही खत्म होती है। कालरात की आवाज गूंजी, वंजा को अपनी तरफ खींचते हुए। अब मैं फिर से पूरा हो जाऊंगा और ये जंगल, ये गांव, सब मेरे अंधकार में डूब जाएंगे। वंजा ने बचने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखों में आंसू और डर था, लेकिन कालरात की पकड़ बहुत मजबूत थी। विक्रम, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। विक्रम ने दर्द से भरे शरीर के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया। उसकी नजर जमीन पर पड़े अपने ताबीज पर गई, जो लड़ाई के दौरान उसके हाथ से छूट गया था। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा बलराम के शब्द याद आए। ये अंधेरी शक्तियों से कुछ सुरक्षा देता है, लेकिन शायद सुरक्षा से भी ज्यादा इसमें कुछ और शक्ति छुपी थी। विक्रम ने लड़खड़ाते हुए ताबीज उठाया
और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर दर्द को नजरअंदाज करते हुए कालरात की तरफ दौड़ा। उसे छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए कहा और ताबीज को कालरात की उस बाह पर दबा दिया जिसने वंजा को जकड़ रखा था। जैसे ही ताबीज काली ऊर्जा से टकराया, एक तेज रोशनी फूटी और कालरात की एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसकी बाह की पकड़ ढीली पड़ गई और वंजा आजाद होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये कैसे मुमकिन है? कालरात गुर्राया, दर्द और गुस्से से भरी आवाज में पीछे हटते हुए। विक्रम हांफते हुए ताबीज को अभी भी हाथ में कसकर पकड़े वंजा के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाया। तुम ठीक हो? वंजा ने कमजोरी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये ताबीज, इसमें प्राचीन रक्षकों की शक्ति है। बलराम को शायद पता भी नहीं था कि उसके पास क्या था। कालरात अभी भी दर्द से गुर्राता हुआ अपनी विशाल आंखों से उन दोनों को घूरता रहा। उसकी काली ऊर्जा और तेजी से घूमने लगी, जैसे वो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा कर रहा हो अगले आखिरी हमले के लिए। तुम दोनों ने मुझे रोकने की हिम्मत की। उसकी आवाज में अब शुद्ध गुस्सा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं असली अंधकार क्या होता है। और उसी पल पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारों से दरारें फूटने लगी और कालरात का शरीर और विशाल होता गया। उसकी काली ऊर्जा पूरे गर्भगृह में फैलने लगी, जैसे अंतिम सबसे भयानक लड़ाई शुरू होने वाली हो। मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, धूल और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। कालरात का शरीर और भी विशाल होता गया। उसकी काली ऊर्जा अब पूरे गर्भगृह को निगलने को तैयार लग रही थी। विक्रम ने वंजा को कसकर पकड़े रखा। दोनों एक दूसरे का सहारा बने खड़े थे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, उसने हांफते हुए कहा। वंजा की आंखें अचानक कुछ याद करके चमक उठीं। विक्रम, मंदिर की दीवारों पर जो चिन्ह थे वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे। वो एक बंधन मंत्र का हिस्सा है, वही मंत्र जिससे सदियों पहले कालरात को कैद किया गया था। तो हम उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? विक्रम ने उम्मीद से पूछा। हां, लेकिन वंजा की आवाज कांप गई। इसके लिए मेरी पूरी शक्ति चाहिए होगी, शायद मेरी पूरी हस्ती। विक्रम को समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। तुम्हारा मतलब है तुम खुद को खो दोगी? वंजा ने उदास होकर सिर हिलाया। मंत्र को पूरा करने के लिए मुझे अपनी शक्ति दीवारों में वापस डालनी होगी, जहां से वो कभी अलग हुई थी। इसका मतलब है मैं वापस उस जगह विलीन हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, कोई और रास्ता होगा। वक्त नहीं है विक्रम, वंजा चिल्लाई, कालरात की तरफ इशारा करते हुए, जो अब अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर चुका था। उसकी काली आंखें गुस्से से जल रही थी। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो पूरी तरह आजाद हो जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा, न गांव, न जंगल, न तुम। विक्रम का दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसे पता था कि वंजा सही थी। मुझे बताओ क्या करना है, वंजा ने जल्दी से समझाया। उसे दीवारों के 5 मुख्य चिन्हों को छूना होगा, अपनी शक्ति को हर एक में डालते हुए आखिर में सबसे बड़े चिन्ह तक पहुंचना होगा, जो सीधे कालरात के सामने था। मैं तुम्हें कवर करूंगा, विक्रम ने कहा, अपनी कुल्हाड़ी और ताबीज दोनों को कसकर पकड़ते हुए। कालरात ने उन्हें बात करते देख एक भयानक दहाड़ के साथ हमला बोल दिया, अपनी काली विशाल भुजाएं उनकी तरफ बढ़ाते हुए। विक्रम ने वंजा को धकेलकर एक तरफ किया और खुद सामने आ गया, ताबीज ऊंचा उठाते हुए। ताबीज की रोशनी कालरात की भुजा से टकराई, उसे एक पल के लिए रोक दिया। लेकिन इस बार असर पहले जितना मजबूत नहीं था। कालरात की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। जाओ, विक्रम चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से कालरात को रोकने की कोशिश करते हुए। वंजा दौड़ी पहले चिन्ह की तरफ, जो दीवार पर गर्भगृह के पूर्वी कोने में चमक रहा था। उसने अपना हाथ उस पर रखा और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकलकर
चिन्ह में समा गई। चिन्ह तेजी से चमकने लगा और एक हल्की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। इस बीच विक्रम कालरात से जूझ रहा था। उसकी कुल्हाड़ी बार बार काली ऊर्जा से टकरा रही थी। हर वार के साथ उसका शरीर दर्द से चीखता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक भयानक वार में कालरात की भुजा ने उसे जोर से दूर फेंक दिया और वो जमीन पर गिरकर लुढ़क गया। विक्रम, वंजा चिल्लाई, लेकिन उसे पता था कि उसे रुकना नहीं है। वो दूसरे चिन्ह की तरफ दौड़ी, फिर तीसरे की तरफ, हर बार अपनी शक्ति का एक हिस्सा दीवारों में डालते हुए, हर बार कमजोर होते हुए उसका शरीर हल्का सा पारदर्शी होने लगा। विक्रम दर्द से करहाते हुए किसी तरह उठा और फिर से कालरात के सामने आ खड़ा हुआ, उसे वंजा से दूर रखने की कोशिश करते हुए। तुम मुझसे लड़ोगे कीड़े? कालरात गरजा, अपनी आंखों में शुद्ध नफरत लिए। जब तक मेरी आखिरी सांस है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अपनी कुल्हाड़ी फिर से ताने। वंजा चौथे चिन्ह तक पहुंची, फिर पांचवें तक। उसका शरीर अब बहुत हल्का, लगभग रोशनी जैसा हो चुका था। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी थी। आखिरी चिन्ह, उसने कमजोर आवाज में कहा। कालरात के सामने वाले सबसे बड़े चिन्ह की तरफ देखते हुए मुझे वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन वो चिन्ह ठीक कालरात के पीछे था, उसकी विशाल खतरनाक आकृति के बिल्कुल करीब। विक्रम ने यह देखा और बिना एक पल गवाए वो कालरात की तरफ दौड़ा, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसका ध्यान भटकाने के लिए। इधर देखो राक्षस! कालरात मुड़ा, गुस्से से विक्रम की तरफ झपटा, अपनी सारी ताकत उस पर लगाते हुए। इसी पल का फायदा उठाकर वंजा दौड़ी, अपनी बची हुई सारी शक्ति समेटते हुए, और आखिरी चिन्ह तक पहुंच गई। अलविदा विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा आंसुओं के साथ, और अपना हाथ चिन्ह पर रख दिया। एक विशाल अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। कालरात एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा, उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर की तरफ खींच रही हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो दहाड़ा, अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हुए। लेकिन बंधन मंत्र की शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर वंजा को देखा। उसका शरीर अब लगभग पूरी तरह रोशनी में बदल चुका था, बस उसकी आंखें अभी भी साफ दिख रही थी, विक्रम की तरफ देखते हुए प्यार और उदासी से भरी हुई। नहीं, विक्रम चिल्लाया, उसकी तरफ दौड़ते हुए, मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, कालरात का शरीर एक आखिरी भयानक चीख के साथ दीवारों में खिंचने लगा, वापस उसी कैद में जाने के लिए जहां से वो सदियों पहले बंद किया गया था। पूरा मंदिर एक तेज रोशनी और गड़गड़ाहट से भर गया, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रम हांफते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर अब एक अजीब सी शांति थी। वो काली भारी ऊर्जा पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन वंजा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वंजा, उसने कांपती आवाज में पुकारा, इधर उधर देखते हुए। वंजा, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। विक्रम का दिल टूट गया, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी धीरे धीरे दीवार पर जहां वंजा ने आखिरी चिन्ह छुआ था, वहां से एक हल्की गर्म सुनहरी रोशनी निकली और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती हुई। विक्रम ने अविश्वास से देखा, जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, उसके सामने वंजा खड़ी थी, इस बार पूरी तरह इंसानी रूप में, ठोस, असली। वंजा, वो उठकर उसकी तरफ दौड़ा। वंजा मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों थे। जब मैंने अपनी शक्ति दीवारों में वापस डाली, तो मंदिर की प्राचीन शक्ति ने मुझे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। कालरात हमेशा के लिए कैद हो चुका है, और मैं आखिरकार पूरी हूं, अपनी असली शक्ल में। विक्रम ने उसे कसकर गले लगाया। राहत और खुशी के आंसू
उसकी आंखों से बह निकले। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुमने नहीं खोया, वंजा ने धीरे से कहा, उसके गले लगते हुए। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं आज यहां हूं। कुछ हफ्तों बाद वनपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। जंगल की वो अजीब, डरावनी घटनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे, जानवर शांति से घूमते और रातों की वो डरावनी आवाजें हमेशा के लिए गायब हो गई थी। विक्रम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, सूरज ढलते हुए देख रहा था। जब वंजा उसके पास आकर बैठी, अब पूरी तरह गांव की जिंदगी में ढल चुकी। हालांकि उसकी आंखों में अब भी जंगल की वो गहराई और जादू बाकी था। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बस यही कि कैसे एक साधारण दिन, एक साधारण लकड़हारे की जिंदगी को इतना असाधारण बना गया। वंजा मुस्कुराई, उसका हाथ विक्रम के हाथ पर रखते हुए। और ये सिर्फ शुरुआत है विक्रम। जंगल में अभी भी बहुत कुछ छुपा है, बहुत सारे राज, बहुत सारी कहानियां। और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ हर कदम पर उन्हें खोजो। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और उत्साह दोनों थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। बलराम, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, दूर से उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। गांव के बाकी लोगों के साथ चौपाल पर बैठा, कहानी सुनाता विक्रम और वंजा की, जंगल की आत्मा और साधारण लकड़हारे की, जिनकी हिम्मत ने एक पूरे गांव को अंधकार से बचा लिया था। सूरज धीरे धीरे डूब गया, आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया और वनपुर गांव आखिरकार शांति से सांस ले सका, जानते हुए कि जब तक विक्रम और वंजा जैसे दिल मौजूद हैं, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं और हमारी ये वीडियो आप तक कहाँ कहाँ पहुँच रही है। कमेंट करके बताइए। और अगर विक्रम और वंजा की इस कहानी ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी अगली कहानियाँ सबसे पहले मिलें। कमेंट किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। आपके एक कमेंट में और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।